नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सेनापति का की व्याख्या पढ़ रहे थे। आज हम सेनापति के ऋतु वर्णन के अंतर्गत सावन के माह में वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु या प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। तो देखिए पद, दामिनी दमक सुर चाप की चमक, शाम घटा की झमक अति घोर घन घोर तेम, कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, सीकर ते शीतल समीर की झकोर तेम, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिरह जुर जोर तेम, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। कवि सेनापति ने इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया है, जिसमें कि प्रकृति एक वियोगिनी या विरहिणी नायिका के विरह को और अधिक उद्दीप्त करती है। तो देखिए, कवि विरहिणी नायिका के वियोग वर्णन करते हुए कहते हैं कि दामिनी दमक, दामिनी यानी बिजली कि आकाश में चारों ओर बिजली चमक रही है, सूर्य चाप की चमक और इंद्रधनुष की छटा अत्यंत ही सुंदर लग रही है। शाम घटा की झमक अति घोर घन घोर थी और आकाश में शाम यानी काली काली घटाओं की, आकाश में चारों ओर काली काली घटाएं अत्यधिक घनघोर गर्जना कर रही है। कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, जित तित मतलब जहाँ देखो उधर या इधर उधर सभी जगह कोयल और मोल जो है, कोयल और मोर मधुर स्वर में कूजन कूक रहे हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते, सीकर यानी जलकण और समीर यानी वायु, और वातावरण में व्याप्त जल कणों से हवा की झकोर जो है वो अत्यधिक शीतल लगती है। अर्थात भाव यह है कि वर्षा ऋतु में ठंडी और शीतल सुखद हवा बह रही है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, ऐसे में नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, आवन कयो है मन भावन, कि मन को अच्छे लगने वाले प्रिय ने इस समय आने के लिए कहा था, इसलिए लाग्यो तर सावन बिरह जुर जोर थे, परंतु प्रिय तो नहीं आया है और ऐसे मनमोहक और मादक ऋतु में विरह रूपी ज्वर जो है वो अत्यधिक तरसाने लगा है। अर्थात मेरी विरह वेदना इस मादक वातावरण में अत्यधिक बढ़ गई है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, हे सखी देखो चारों ओर से सावन झूम कर आ गया है और ऐसे ही मादक ऋतु में मदन सर सावन, काम जो है वो और अधिक विरह, काम भावना अत्यधिक बढ़ा रहा है। वो यह वर्षा ऋतु जो है मदन यानी काम भावना, सरसावन यानी अत्यधिक बढ़ा रही है और चारों ओर सलिल चहों ओर थे और चारों ओर जल ही जल बरस रहा है, अर्थात सर्वत्र जल की वर्षा हो रही है और ऐसे सुंदर और मोहक वातावरण में काम भावना भी और अधिक उद्दीप्त हो रही है। अब विशेष में हम देखते हैं तो इसमें सामान्यतः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो दामिनी दमक और दामिनी दमक में अनुप्रास के ही छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि द वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति घटा की झमक अति घोर घन घोर में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, घ वर्ण 2 से अधिक बार आया है। इसी प्रकार से कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते भी दोनों पंक्तियां वृत्त्यनुप्रास का अच्छा उदाहरण हैं। लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, विरह जुर विरह रूपी ज्वर, इसमें आपका रूपक अलंकार का प्रयोग दृष्टव्य है। इसी प्रकार से
सब जगह इसमें आप देखेंगे सावन, सर सावन, बरसावन न शब्द पीछे न वर्ण की आवृत्ति के कारण भी इसमें वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अब देखते हैं हम अगला पद। अभी हमने ऋतु वर्णन शीर्षक के अंतर्गत उनका सावन माह की वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ा था। इसके अतिरिक्त विशेष में आप इसमें लिखेंगे कि इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। प्रकृति जो है वो नायिका के विरह को और अधिक उद्दीप्त करती है। अब हम आते हैं श्लेष वर्णन पर। श्लेष वर्णन के लिए कवि सेनापति प्रसिद्ध हैं और इसके कारण कहीं कहीं उनका कवित्व जो है वो अधिक जटिल और दुरूह भी हो गए हैं। तो श्लेष वर्णन शीर्षक के अंतर्गत जो प्रथम पद है यह परिचयात्मक पद है। इसमें कवि सेनापति ने अपने कवित्व की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो देखिए, दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे, कीने अर बीन पर बीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखिए सुमति जोपे, सरस अनूप रस रूप यामे धुनी है, दूषण को करी के कवित्व बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अर्चत सेनापति चरचत दो, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। कवि सेनापति अपने कवित्व की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दोष सो मलिन, कि यद्यपि मेरे कवित्व जो है वो दोषों से मलिन है, यानी दोषों से परिपूर्ण है, गुणहीन कविता है और गुणों से, काव्य गुणों से रहित है। कीने अरबी न, परंतु फिर भी मैंने उसे, अरबी मतलब अरबी भाषा यानी जटिल, और ना मतलब नहीं, परंतु फिर भी मैंने उन्हें जटिल नहीं बनाया है। परवीन कोई सुनी है, यही कारण है, परवीन मतलब प्रवीण, कोई चतुर व्यक्ति से अवश्य ही, विद्वान व्यक्ति से अवश्य ही सुनेगा। बिना ही सिखाए सब सीखिए सुमति चोपे, सुमति मतलब सुबुद्धि वाले व्यक्ति, जो अच्छी बुद्धि वाले विद्वान पुरुष है वो बिना सिखाए ही सब कुछ सीख जाएंगे, यानी बिना समझाए उन्हें मेरे कवित्व आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इन कवित्वों में सरस अनूप रस रूप यामे धनी है। मैंने इन कवित्वों में सरसता, अनुपमता, रस, सौंदर्य और ध्वनि आदि सभी का समावेश किया है। आगे कवि कहते हैं, दूषण को करी के कवित्व बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। कि नीचे की पंक्ति सर देखिए कि इस संसार में ऐसा कौन सा देवता या मुनि हुआ है जो कि दूषण को करी के दोषपूर्ण कविता की रचना करके और कवित्व बिन भूषण को, भूषण यानी अलंकार, और अलंकार रहित काव्य की रचना करके इस संसार में प्रसिद्ध हुआ है। अर्थात कोई भी मनुष्य या देवता ऐसा नहीं है जो दोषपूर्ण काव्य की रचना और अलंकार रहित काव्य की रचना करके प्रसिद्ध हुआ हो। यही कारण है कि कवि सेनापति कहते हैं कि इसीलिए रामे अर्चत सेनापति चरचत दो, कि मैं अपने कवित्व की सफलता के लिए राम की अर्चना करता हूँ और साथ ही काव्य में उनकी चर्चा भी करता हूँ। दोनों काम करता है, यानी राम की अर्चना भी करता हूँ अपने कवित्व की सफलता के लिए, और दूसरा अपने काव्य में उनकी चर्चा भी करता हूँ। कवि ने राम से संबंधित अनेक पद भी लिखे हैं। और इतना ही नहीं, कवित्व रचत याते पद चुनी चुनी हैं, और यही कारण है कि मैं अच्छे अच्छे पदों की चुन चुन करके अपने कवित्वों की रचना करता हूँ, ताकि मुझे ख्याति प्राप्त हो सके या मैं सफल हो सकूं। तो इस प्रकार से इस में अगर हम विशेष देखते हैं तो विशेष में इसमें अनुप्रास अलंकार का ही अधिक प्रयोग हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो देखिए, कीने अर बीन पर बीन कोई सुनी है, न वर्ण, अंतिम न वर्ण के कारण दूसरी वो पहली पंक्ति में
आपका वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। सिखाए सब सीखिए सुमति जो पे सरस अनूप, पंक्ति में भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, सवर्ण कई बार आया है। इसके अलावा नीचे जो है चुनी चुनी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और पुनरुक्ति प्रकाश के साथ ही साथ इसमें छेकानुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है, चुनी शब्द है, और चूंकि शब्द की आवृत्ति हुई है तो वर्ण की भी आवृत्ति अवश्य ही हुई है, तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त कवित्त, विशेष में कवित्त छंद का प्रयोग किया है और कवि ने अरबीन शब्द को अरबी प्लस ना कह करके जटिल नहीं बनाया है, ये संकेतित किया है। यद्यपि कवि जानते हैं कि श्लेष वर्णन के कारण उनका कवि या काव्य कुछ दुरूह अवश्य हो गया है। और अंतिम पंक्ति में कवि का ये कहना कि सेनापति कवि राम की अर्चना करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि बिना राम की अर्चना और पूजा के कोई भी कवि ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता, किसी भी के भी कवित्त रचना कवित्त जो है वो सफल नहीं हो सकते, और ये तभी संभव है जबकि श्री राम पर आपकी कृपा हो। इसलिए वो राम की अर्चना भी करते हैं और काव्य में उनके गुणों की चर्चा भी करते हैं। कल हम श्लेष वर्णन के अंतर्गत उनके कुछ और पदों कवित्तों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हम सेनापति के ऋतु वर्णन को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने जेठ माह में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पढ़ा था। आज इसी क्रम में हम एक अन्य पद का पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापी कल कुजत है जित तित, सिकर ते शीतल समीर की झकोर ते। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो सर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन चलिल सलिल चहु ओर थे। नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि सेनापति का परिचय एवं